अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी हम इसे बोल सकते हैं। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। सही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास इंटरेक्शन होता है दो चीज़ों के दरमियान। एक तो मैटर हमारे पास किसी फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। सही है। और उसका जो इंटरेक्शन है वो किससे होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। सही है। अब वो इंटरेक्शन कैसे हो सकता है कि जब हमारे पास रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सैंपल के ऊपर पड़ती हैं। सही है। तो वो हमारे पास क्या करती हैं? पहले तो एब्जॉर्प्शन करवाएंगी या एमिशन करवाएंगी या स्कैटरिंग ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से। सही है। ये हमारे पास सिंपल क्या हो गया? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कि किसी भी मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कोई भी रिलेशन जो है उसके अंदर हमारे पास लाइट की एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग कुछ भी हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सही है। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम यूवी लाइट, सही है, यूवी लाइट को यूज करते हुए किसी भी सैंपल को जज करते हैं। सही है। वो जो सैंपल होगा वो हमारे पास क्या करेगा? पहले तो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सही है। और वो उस रीजन के अंदर लाई करेगा जिसके अंदर यूवी विजिबल की हमारे पास वेवलेंथ आती है, यानी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस रीजन के अंदर आनी चाहिए? यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के रीजन के अंदर आनी चाहिए। अब जो वेवलेंथ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए है वो क्या है? 190 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, और ए 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। सही है। इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और इसका प्रोसेस और एक प्रिंसिपल देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। प्रोसेस क्या है कि जब भी हमारे पास लाइट किसी भी सैंपल से पास होती है, सही है, तो वो सैंपल जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। सही है। अब वो जो जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो लाइट जो है वो अब पीछे कोई भी डार्क लाइंस या बैंड छोड़ के आएगी, उसे हम क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रम का। सही है। और उस स्पेक्ट्रम को क्या नाम देंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उस जो सैंपल है वहाँ पे लाइट क्या हुई है? हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। सही है। फर्स्ट कर लो, ये हमारे पास क्या है? एक सैंपल है। सही है। ये सैंपल है। अब यहाँ से हमारे पास लाइट आई। सही है। लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थोड़ी बहुत और दूसरी यहाँ से चली गई। ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, ये आपने याद रखना है, इंसिडेंट लाइट है। और ये हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट दोबारा वापस गई है। अब कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। अब वो जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अब जब लाइट एब्जॉर्ब होगी कि उसके नतीजे में क्या होगा? हमारे पास वो जो एटम या मॉलिक्यूल उस सैंपल के अंदर हैं वो मूव करेंगे कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से मूव करेंगे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। सही है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं, सही है, वो इक्वल होंगी किस चीज़ के? एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होंगी। यानी फर्ज कर लो कि यहाँ से हमारे पास एनर्जी आई, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुई और यहाँ से चली गई। अब यहाँ पे हमारे पास सैंपल क्या था? ग्राउंड स्टेट पे था। सही है। अब जब एब्जॉर्ब हो गई तो वो हमारे पास सैंपल कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट पे। सही है। अब टोटल जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के सम के बराबर होगी। सही है। तो ये हमारे पास क्या होगी कि जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। सही है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि जब हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो हमारे पास होगी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। अब ट्रांजिशन क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल क्या है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल क्या है, ये अभी मैं बताता हूँ। अब जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस होगा किसी भी ट्रांजिशन के अंदर, वो हमारे पास उसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए 125 टू 650 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एक वैल्यू है। सही है कि इतना डिफरेंस होगा तो ट्रांजिशन होगी। अब ट्रांजिशन क्या है उसे समझते हैं। फर्स्ट कर लो कि हमारे पास 5 जो हैं ये ऑर्बिटल हैं। सही है।
अब जो हमारे पास सिग्मा, पाई और एन है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। पाई स्टार और सिग्मा स्टार ये हमारे पास क्या है, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर लेवल है। सही है। अब देखो एनर्जी क्या है कि यहाँ से ऑक्यूपाइड से अनऑक्यूपाइड की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है। अब जो ट्रांजिशन होगी वो किसके दरमियान होगी, या तो पाई एन और पाई स्टार के दरमियान होगी, या पाई और पाई स्टार के दरमियान होगी, या पाई सिग्मा और सिग्मा स्टार के दरमियान होगी। अब जो इधर जो एनर्जी लगेगी वो कम होगी। अब जो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी की ट्रांजिशन होगी वो ज़्यादा होगी, और जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सही है, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। लेकिन ये ट्रांजिशन हमें नज़र आ सकती हैं, सही है, ये चेंजेस हमें नज़र आ सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजिशन ऐसी होती हैं जो हमें चेंज नहीं नज़र नहीं आती। सही है। देखो, ट्रांजिशन दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन अ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन आर नॉट अलाउड टू टेक प्लेस। इन्हें हम नाम देते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन का। ऐसी ट्रांजिशन जो हमें किसी भी रिएक्शंस के अंदर नज़र नहीं आ रही, उन ट्रांजिशन को हम क्या नाम देंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, कि कोई भी चीज़ हमारे पास ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट के ऊपर जा रही है, या कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड के अंदर या लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, एक फेज से दूसरी फेज के अंदर जो चेंजिंग होती है उसे हम नाम देते हैं ट्रांजिशन का। सही है। अब जो ये ट्रांजिशन है, जो एन से पाई स्टार की ट्रांजिशन है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये हमारे पास क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। सही है, ये इसकी एक एग्जाम्पल हो गई। सही है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल, कि हमारे पास जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, किस चीज़ के अंदर, यूवी एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब जो यूवी एब्जॉर्प्शन है, इस चीज़ के अंदर हमारे पास दो चीज़ों का खेल है। एक है हमारे पास एब्जॉर्बेंस, सही है, एक हमारे पास एब्जॉर्बेंस है और दूसरी हमारे पास वेवलेंथ है। सही है, सारा गेम इसी चीज़ का है, वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस का। अब जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है कि द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। सही है, जो सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। एंड द पाथ लेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन दैट द लाइट ट्रेवल थ्रू अ मोटर एब्जॉर्बिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस। एक तो उसकी कंसंट्रेशन के, और एक उसकी लेंथ के, और उसकी एब्जॉर्बिटिविटी यानी कितना एब्जॉर्ब किया, उस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी क्या, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्जॉर्बिटिविटी, कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ द पाथ। सही है, ये इसके बराबर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। अब आई नॉट क्या है और आई क्या है। आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट, यानी जो लाइट आ रही थी, ये रेडिएशन आ रही है सैंपल के अंदर। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट। अब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो लीव कर रही है वो हमारे पास क्या है, आई। ये आई नॉट है और ये क्या है हमारे पास, आई। सही है। सी हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सैंपल। और एप्सिलॉन क्या है, मोलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिविटी। यहाँ एक छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो रेंज है वो हमारे पास 0 to 10⁻⁶ है। अबव 10⁻⁴ होगी तो वो हमारे पास हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होगी, और 10 से कम होगी तो वो हमारे पास लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होगी। सही है, ये हमारे पास बीर लैम्बर्ट लॉ आ गया किस चीज़ का, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। नेक्स्ट है कुछ लिमिटेशन है हमारे पास बीर लैम्बर्ट लॉ की, कि ये जो हमारे पास ये जो लॉ है ये हमारे पास सिंगल स्पीशी के लिए। सही है, कि यानी एक चीज़ को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। फर्स्ट कर लो कि ये हमारे पास सैंपल है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट कर लो एल्कलॉइड है, सही है, रेनिन है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फर्स्ट कर लो एल्कलॉइड का कलर आपको मालूम करना है तो आप सिर्फ सिंगल स्पीशी को क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। अगर तो सैंपल मिक्सचर है तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। अगर तो हमारे पास सैंपल के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाते हैं तो भी ये लॉ फॉलो नहीं होगा। अगर तो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर तो भी हमारे पास ये लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हमें इधर हमेशा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करना होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करना। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरेसेंट कंपाउंड जो होते हैं वो चेंज करते हैं रेडिकेशन, तो ये भी लॉ फॉलो नहीं होगा। तो होगा क्या, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होना चाहिए किस चीज़ के लिए, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए, तो वो हमारे पास सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी क्लियर, वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। अनटिल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।